द डीप डाइव के इस विस्तृत चर्चा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे सामने ना रिपोर्ट्स का एक बहुत बड़ा स्टैक रखा हुआ है। हाँ, बहुत सी रिपोर्ट्स हैं इसमें। बिल्कुल, क्राउड स्ट्राइक हो गया, निस्ट और वेक्ट्रा एआई जैसी जगह से साइबर सुरक्षा की दुनिया की कई जानी मानी रिपोर्ट्स हैं आज हमारे पास। और सच कहूं तो इन रिपोर्ट्स को पढ़कर दिमाग चकरा जाता है। एकदम सही कह रहे हैं आप। तो हमारा आज का मिशन काफी स्पष्ट है। हम इन भारी भरकम तकनीकी शब्दों को किनारे रखकर डिजिटल दुनिया के उस सबसे बड़े और अदृश्य खतरे को समझेंगे जिसे जिसे हम मालवेयर कहते हैं, जो कि आज के समय की सबसे बड़ी जरूरत बन गया है। हाँ, हम इसके इतिहास से लेकर इसके काम करने के तरीके और असल जिंदगी की उन खौफनाक घटनाओं पर रोशनी डालेंगे जिन्होंने पूरी दुनिया के सिस्टम्स को हिलाकर रख दिया। मकसद बस ये है कि इन स्रोतों से मिलने वाले ज्ञान के जरिए साइबर सुरक्षा के प्रति एक गहरी समझ विकसित की जा सके। और ये जो रिपोर्ट्स आज हमारे सामने है ना, ये साफ दिखाती हैं कि मालवेयर का परिदृश्य अब सिर्फ कुछ शरारती कोडर्स तक सीमित नहीं रह गया है। वो बेसमेंट में बैठकर हैकिंग करने वाले लड़के वाली बात नहीं रही अब। बिल्कुल नहीं। ये एक वैश्विक स्तर का और भारी भरकम मुनाफे वाला एक इंडस्ट्रियलाइज तंत्र बन चुका है। जो लोग भी डिजिटल तकनीक से जुड़े हैं, उनके लिए समझना बहुत जरूरी है कि ये खतरा हर दिन कैसे अपना रूप बदल रहा है। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। अक्सर ना एक आम धारणा होती है कि मालवेयर और वायरस ये दोनों एक ही चीज है। हाँ, बहुत लोग यही मानते हैं। लेकिन श्रोता शायद इन दोनों के बीच के बुनियादी अंतर को जानते ही होंगे। मालवेयर यानी मैलिशियस सॉफ्टवेयर एक बहुत ही व्यापक श्रेणी है और वायरस उसका सिर्फ एक हिस्सा है। अगर इसे एक उदाहरण से समझें तो मालवेयर एक बहुत बड़ा शब्द है, जैसे कि वाहन या व्हीकल, और वायरस उसका एक खास प्रकार है, जैसे कि ट्रक या कार। ये काफी सटीक एनालॉजी है। लेकिन जो बात आज सबसे ज्यादा चौंकाती है वो है इनका ऐतिहासिक विकास। ये कोई रातों रात पैदा हुई समस्या तो है नहीं ना। जो बात सबसे हैरान करने वाली है वो यह है कि इस डिजिटल खतरे का सफर आज के मॉडर्न इंटरनेट से बहुत पहले ही शुरू हो गया था। इंटरनेट से भी पहले? हाँ, अगर हम इतिहास देखें तो ये 1950 और 1970 के दशक के आसपास शुरू हुआ था। उस समय जो खुफिया एजेंसियां थीं, वो टाइपराइटर और हार्डवेयर की लॉगर्स का इस्तेमाल जासूसी के लिए किया करती थीं। जब इंटरनेट अपने शुरुआती स्वरूप में भी नहीं था। एकदम सही। फिर जब 1990s का दशक आया तो पर्सनल कंप्यूटर यानी पीसी वायरस और आईआरसी बॉट्स ने उभरना शुरू किया। एक ड्रॉप जैसे शुरुआती बॉट्स जो कभी नेटवर्क मैनेजमेंट जैसे अच्छे कामों के लिए बने थे, उन्हें हैकर्स ने अपने कंट्रोल में लेकर हथियार बना लिया। ये तो बहुत ही दिलचस्प पहलू है कि कैसे अच्छे इरादे से बनाई गई तकनीक को नुकसान पहुंचाने के लिए मोड़ दिया गया। और आज के समय में तो इसका रूप पूरी तरह से बदल चुका है। हाँ, आज तो मॉडर्न मैलवेयर किसी एक सर्वर से कंट्रोल भी नहीं होता ना। ये पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज्ड हो चुका है। बिल्कुल। गेम ओवर्स यूज जैसे मालवेयर पीयर टू पीयर नेटवर्क पर काम करते हैं, जहां हर संक्रमित कंप्यूटर एक दूसरे से निर्देश लेता है। और मैंने पढ़ा था कि ये टेलीग्राम और गूगल ड्राइव जैसी जो वैध क्लाउड सेवाएं हैं, उनके पीछे छिपकर अपना काम करते हैं, जिससे जो सुरक्षा प्रणालियां हैं उनको लगता है कि बस कोई आम डेटा ट्रांसफर हो रहा है। यही तो कारण है कि आज का साइबर क्राइम इतना सफल हो रहा है। पहले हैकर्स सिर्फ अपनी तकनीकी काबिलियत दिखाने के लिए या बस लोगों को परेशान करने के लिए वायरस बनाते थे। हाँ, वो स्क्रीन पे कुछ अजीब सा लिखकर आ जाता था। बिल्कुल। लेकिन आज उद्देश्य पूरी तरह से बदल गया है। ये अब करोड़ों अरबों डॉलर की एक अंडरग्राउंड इकोनॉमी है, जिसका मुख्य उद्देश्य आर्थिक लाभ कमाना, फिरौती मांगना और बड़े पैमाने पर कॉर्पोरेट जासूसी करना है। यहाँ तक कि देशों के बीच साइबर युद्ध छेड़ना भी इसी में आता है। सही कहा आपने। तो अगर हम इसके मुख्य प्रकारों की बात करें तो शुरुआत वायरस और वर्म्स से होती है। वायरस की सबसे बड़ी कमजोरी मैं कहूँगी ये है कि इसे फैलने के लिए किसी होस्ट फाइल और इंसानी गलती की जरूरत होती है। हाँ, जब तक कोई यूजर किसी संदिग्ध लिंक या ईमेल पर क्लिक नहीं करेगा, वायरस एक्टिव नहीं होता। जैसे 1999 का वो मेलिसा या आई लव यू वायरस। हाँ, ये क्लासिक उदाहरण है जिन्होंने ईमेल के जरिए दुनिया भर में तबाही मचाई थी। हर किसी के इनबॉक्स में वो आई लव यू वाला मैसेज आ गया था। हाँ, लेकिन मुझे लगता है कि वर्म्स की जो कहानी है वो इससे कहीं ज्यादा डरावनी है, क्योंकि उन्हें तो इंसानों की जरूरत ही नहीं है। तथ्य तो यही दर्शाते हैं। वर्म्स ना वायरस के मुकाबले एक अलग ही स्तर पर काम करते हैं। ये पूरी तरह से ऑटोनॉमस होते हैं, खुद ब खुद काम करते हैं। हाँ, नेटवर्क में कोई भी कमजोरी दिखी और ये खुद ब खुद एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में फैल जाते हैं। 2017 का वानाक्राई वर्म इसका एक बहुत ही भयानक उदाहरण है। ओह, वानाक्राई
उसमें तो दुनिया भर के अस्पतालों और कंपनियों को ठप कर दिया था। बिल्कुल, लेकिन अगर हम इतिहास के सबसे खतरनाक वर्म की बात करें तो वो है स्टक्सनेट। स्टक्सनेट की कहानी तो मैं कहूंगी किसी जासूसी थ्रिलर से कम नहीं लगती। ये सिर्फ कोई आम डेटा चुराने वाला कोड नहीं था, बल्कि इसने डिजिटल और भौतिक दुनिया के बीच की दीवार को ही गिरा दिया था। इस घटना का सबसे बड़ा आहा मोमेंट यही है। 2010 में खोजा गया स्टक्सनेट वो पहला मालवेयर था जिसने ये साबित किया कि डिजिटल कोड से भौतिक दुनिया की मशीनों को तबाह किया जा सकता है। जो कि ईरान के नतांज परमाणु संयंत्र में हुआ था। बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात, वो संयंत्र इंटरनेट से जुड़ा हुआ भी नहीं था। इसे साइबर की भाषा में एयर गैप्ड नेटवर्क कहते हैं। तो फिर वो अंदर कैसे पहुंचा? स्टक्सनेट एक संक्रमित यूएसबी ड्राइव के जरिए अंदर पहुंचा। किसी ने बस वो पेन ड्राइव वहां एक कंप्यूटर में लगा दी बाप रे। और वहां पहुंचकर इसने सीमेंस कंपनी के पीएलसी कंट्रोलर्स के कोड को बदल दिया। इसने परमाणु सेंट्रीफ्यूज की गति को इतना बढ़ा दिया कि वे भौतिक रूप से टूटकर तबाह हो गए। और किसी को पता भी नहीं चला। सबसे खौफनाक बात यही थी, कंट्रोल रूम में जो ऑपरेटर बैठे थे उनकी स्क्रीन पर सब कुछ बिल्कुल सामान्य दिख रहा था। ये मालवेयर से एक डिजिटल हथियार बनने का सबसे बड़ा और पहला उदाहरण था। ये वाकया सच में सोचने पर मजबूर कर देता है कि तकनीक कितनी गहराई तक नुकसान पहुंचा सकती है। और इसी चालाकी का एक और रूप हमें ट्रोजन्स में देखने को मिलता है। ग्रीक मैथोलॉजी वाला ट्रोजन हॉर्स? बिल्कुल। वो एक विशाल लकड़ी का घोड़ा था जिसके अंदर छिपकर सैनिक ट्रॉय शहर में घुस गए थे। और डिजिटल दुनिया का ट्रोजन भी बिल्कुल ऐसा ही करता है। ये खुद को एक बहुत ही उपयोगी सॉफ्टवेयर बताकर सिस्टम में घुसता है, कोई एंटीवायरस अपडेट या कोई गेम बनकर। हाँ, एमोटेड और ट्रिक बॉट जैसे ट्रोजन्स इसके बेहतरीन उदाहरण हैं। ये मूल रूप से बैंकिंग डिटेल्स चुराने के लिए बनाए गए थे, लेकिन बाद में ये अन्य मालवेयर के लिए दरवाजे खोलने वाले डिलीवरी मैकेनिज्म बन गए। और जब ये ट्रोजन सिस्टम का दरवाजा खोल देते हैं ना, तो अंदर जो सबसे बड़ा खतरा प्रवेश करता है वो है आज का रैंसमवेयर, जो कि आज के समय का सबसे बड़ा आर्थिक खतरा बन चुका है। रिपोर्ट्स भी यही कहती हैं। रैंसमवेयर से फाइलों को नुकसान नहीं पहुंचाता, बल्कि इस सिस्टम के सारे महत्वपूर्ण डेटा को एन्क्रिप्ट कर देता है। डेटा पर एक ऐसा जटिल ताला लग जाता है जिसकी चाबी सिर्फ हैकर के पास होती है। और फिर शुरू होता है फिरौती मांगने का खेल। हाँ, लेकिन अब ये खेल सिर्फ डेटा लॉक करने तक सीमित नहीं रहा। आज डबल और ट्रिपल एक्सटॉर्शन का नया चलन आ गया है। तो इसका मतलब है कि सिर्फ डेटा को बंधक बना लेना अब हैकर्स के लिए काफी नहीं रहा। वे अब दबाव बढ़ाने के नए तरीके खोज रहे हैं। सही निष्कर्ष निकाला आपने। डबल एक्सटॉर्शन में हैकर डेटा को लॉक करने से पहले उसकी एक कॉपी चुराकर अपने सर्वर पर डाल लेता है। अच्छा, मतलब ब्लैकमेल करने के लिए। बिल्कुल। अगर कोई कंपनी सोचती है कि उनके पास बैकअप है और वे फिरौती नहीं देंगे, तो हैकर उस संवेदनशील डेटा को इंटरनेट पर लीक करने की धमकी देता है। ये तो बहुत ही खतरनाक है। ट्रिपल एक्सटॉर्शन इससे भी एक कदम आगे है। इसमें हैकर्स पीड़ित कंपनी के ग्राहकों, मरीजों या पार्टनर्स को सीधे ईमेल करके धमकियां देने लगते हैं, या फिर कंपनी के सर्वर्स पर भारी ट्रैफिक भेजकर डिनायल ऑफ सर्विस हमला कर देते हैं। डीडॉस अटैक जिसे कहते हैं। मुझे याद आ रहा है अमेरिका के बाल्टीमोर और अटलांटा शहरों पर जो रॉबिनहुड रैंसमवेयर का हमला हुआ था, वो इसी रणनीति का हिस्सा था। हाँ, जिससे उन शहरों की नगरपालिका का सारा कामकाज हफ्तों तक ठप रहा और करोड़ों डॉलर का नुकसान हुआ। अगर हम नुकसान और प्रभाव की बात कर ही रहे हैं, तो 2024 में चेंज हेल्थ केयर पर हुआ हमला इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि रैंसमवेयर सिर्फ व्यापार का नुकसान नहीं करता, ये सीधे तौर पर लोगों की जान से खेलने लगा है। ALPV ब्लैक कैट नाम के रैंसमवेयर ग्रुप ने यह हमला किया था। उन्होंने अमेरिका के हेल्थ केयर सिस्टम की रीढ़ मानी जाने वाली इस कंपनी के नेटवर्क में सेंध लगाई। और इसका असर तो जमीनी स्तर पर दिखा था। बिल्कुल। देश भर में मरीजों के बिल पास होने बंद हो गए, फार्मेसियों में दवाइयों के पर्चे अटके रहे और लोगों को जीवन रक्षक दवाइयां समय पर नहीं मिल पाई। और इस संकट को टालने के लिए, सिस्टम को वापस पाने के लिए कंपनी को $22 मिलियन की भारी भरकम फिरौती चुकानी पड़ी थी। ये घटना स्पष्ट करती है कि मालवेयर अब सिर्फ एक IT समस्या नहीं है, ये एक राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा बन चुका है। सही कहा। जब खतरे इतने बड़े स्तर पर हो तो वो सुर्खियां बनते हैं, लेकिन कुछ खतरे ऐसे भी हैं जो शोर नहीं मचाते, बस चुपचाप अंधेरे में अपना काम करते हैं। स्पाईवेयर और की लॉगर्स इसी श्रेणी में आते हैं। स्पाईवेयर तो एक अदृश्य जासूस की तरह सिस्टम में छुपकर बैठ जाता है। हाँ, डार्क होटल नाम का एक स्पाईवेयर कैंपेन था जिसने आलीशान होटलों के असुरक्षित वाईफाई नेटवर्क का इस्तेमाल किया था। वहां ठहरने वाले जो बड़े बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स और सरकारी अधिकारी थे, उनके लैपटॉप्स को निशाना बनाया गया। और की लॉगर तो
हर एक टाइप किए गए कीस्ट्रोक, हर एक पासवर्ड और हर एक निजी मैसेज को रिकॉर्ड कर लेता है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि ओलंपिक विजन नाम का एक शक्तिशाली कीलॉगर ब्लैक मार्केट में मात्र $25 में उपलब्ध था। सिर्फ $25 में? ये तो कोई भी खरीद सकता है। बिल्कुल। और इन कीलॉगर्स में एक तकनीकी बारीकी समझना भी जरूरी है। ये सिर्फ सॉफ्टवेयर के रूप में नहीं बल्कि हार्डवेयर के रूप में भी आते हैं। हार्डवेयर मतलब कोई फिजिकल डिवाइस? हाँ, सॉफ्टवेयर कीलॉगर्स तो किसी लिंक के अटैचमेंट के जरिए आ जाते हैं, लेकिन हार्डवेयर कीलॉगर्स असल में छोटे से फिजिकल उपकरण होते हैं जिन्हें कीबोर्ड की तार और कंप्यूटर के बीच लगा दिया जाता है। तो इसके लिए हैकर को असल में उस सिस्टम तक खुद चल के जाना होगा? एकदम सही। इसीलिए ये अक्सर पब्लिक लाइब्रेरी, यूनिवर्सिटी लैब या असुरक्षित दफ्तरों के कंप्यूटर्स में पाए जाते हैं, जहां कोई भी आसानी से आकर इन्हें प्लग कर सकता है। तो हार्डवेयर का ये पहलू इस बात को पुख्ता करता है कि साइबर सुरक्षा सिर्फ सॉफ्टवेयर की नहीं बल्कि फिजिकल सिक्योरिटी की भी मांग करती है। अब इन जासूसों से हटकर एक ऐसे खतरे की बात करते हैं जो हैकर्स को एक पूरी प्राइवेट डिजिटल आर्मी का मालिक बना देता है, जिसे हम बॉटनेट कहते हैं। जब कोई मैलवेयर लाखों कंप्यूटर्स को हैक करके अपने नियंत्रण में ले लेता है तो वे सभी उपकरण एक साथ मिलकर एक नेटवर्क बनाते हैं, जिन्हें ज़ॉम्बी मशीन कहा जाता है। मिराई बॉटनेट की जो बात सबसे अलग थी वो ये कि उसने आम लैपटॉप या सर्वर को निशाना नहीं बनाया था। तो उसने किसे निशाना बनाया? उसने इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी IoT उपकरणों को हैक किया, जैसे कि स्मार्ट वेबकैम, होम राउटर और स्मार्ट टीवी जिनके डिफॉल्ट पासवर्ड कभी बदले नहीं गए थे। ओहो, मतलब हमारे घरों के टीवी और कैमरे? बिल्कुल। लाखों की तादाद में इन छोटे छोटे उपकरणों ने एक साथ मिलकर इतना भारी ट्रैफिक भेजा कि अमेरिका के पूर्वी तट की प्रमुख इंटरनेट सेवाएं घंटों तक पूरी तरह ठप पड़ गईं। ये दिखाता है कि हमारे घरों में रखे आम उपकरण भी कितने बड़े साइबर हमले का हिस्सा बन सकते हैं। इसके अलावा स्क्रीन पर अनचाहे विज्ञापनों की बाढ़ लाने वाला एडवेयर भी है, जैसे 2017 का फायरबॉल, जिसने 250 मिलियन से ज्यादा सिस्टम्स को संक्रमित किया था। लेकिन एडवेयर के बिल्कुल विपरीत काम करने वाला मालवेयर है वाइपर। वाइपर मालवेयर का मकसद बहुत सीधा और खौफनाक होता है। तबाही मचाना। हाँ, रैंसमवेयर की तरह ये कोई फिरौती नहीं मांगता। इसका एकमात्र उद्देश्य होता है डेटा को हमेशा के लिए नष्ट कर देना। 2017 का नॉटपेटिया और हाल ही में देखा गया विस्परगेट इसके कुख्यात उदाहरण है। नॉटपेटिया तो यूक्रेन के एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर से शुरू हुआ था ना? हाँ, लेकिन ये देखते ही देखते पूरी दुनिया के सप्लाई चेन सिस्टम में फैल गया। शिपिंग कंपनियों से लेकर फार्मास्यूटिकल दिग्गजों तक को इसने अपना शिकार बनाया, जिससे वैश्विक स्तर पर करीब $10 बिलियन का नुकसान हुआ था। $10 बिलियन, ये आंकड़ा बहुत बड़ा है। और इसके अलावा रूट किट्स भी होते हैं, जैसे ज़ैकाइलो, जो ऑपरेटिंग सिस्टम के एकदम अंदरूनी हिस्से, जिसे कर्नल कहते हैं, वहां जाकर छिप जाते हैं। इन्हें पकड़ना आम एंटीवायरस प्रोग्राम्स के लिए लगभग असंभव होता है। और मोबाइल की दुनिया में ट्रियाडा नाम का ट्रोजन लाखों एंड्रॉइड स्मार्टफोन्स की सप्लाई चेन में ही सेंध लगाकर फैक्ट्री से ही प्री इंस्टॉल्ड होकर आया था। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि अब हम उन खतरों की बात करने वाले हैं जो डिजिटल दुनिया के सबसे शातिर खिलाड़ी हैं। इनमें लॉजिक बॉम्ब्स का नाम सबसे ऊपर आता है। ये कोई आम वायरस नहीं है जो तुरंत तबाही मचाए। ये तो एक तरह का टाइम बॉम्ब होता है। बिल्कुल। इसे एक डिजिटल बारूदी सुरंग समझा जा सकता है जो सिस्टम में चुपचाप पड़ी रहती है और तब तक कोई हलचल नहीं करती जब तक कि कोई खास समय ना आ जाए या कोई विशेष शर्त पूरी ना हो जाए। और दिलचस्प बात यह है कि लॉजिक बॉम्ब्स अक्सर किसी दूर बैठे रशियन या चाइनीज हैकर द्वारा नहीं बल्कि कंपनी के अंदर के ही किसी नाराज या भ्रष्ट कर्मचारी द्वारा लगाए जाते हैं। अंदर का ये आदमी ये करता है। ईटन कॉप की घटना इसका एक सटीक उदाहरण है मेरे ख्याल से। हाँ, वहां के एक IT कर्मचारी को जब नौकरी से निकाला जा रहा था तो उसने सिस्टम में एक डेड मैन स्विच के रूप में एक लॉजिक बॉम्ब सेट कर दिया था। अच्छा, मतलब अगर वो नहीं तो कोई नहीं। बिल्कुल। जैसे ही HR विभाग ने कंपनी के सर्वर से उस कर्मचारी का एक्सेस बंद किया, उस बॉम्ब का ट्रिगर दब गया और कुछ ही पलों के अंदर उस कोड ने कंपनी की एक्टिव डायरेक्टरी से हजारों अन्य कर्मचारियों के प्रोफाइल हमेशा के लिए डिलीट कर दिए, जिससे पूरी कंपनी का कामकाज ही ठप हो गया। ये तो अंदरूनी दुश्मनी का मामला था, लेकिन ऐसा ही एक मामला सीमेंस के एक ठेकेदार का भी सामने आया था, जहां उसने इसे अपनी कमाई का जरिया बना लिया था। उसने क्या किया था? उसने जानबूझकर कंपनी के सॉफ्टवेयर में ऐसे लॉजिक बॉम्ब्स लगाए जो कुछ महीनों बाद सिस्टम में अपने आप कोई एरर या खराबी पैदा कर देते थे। जब सिस्टम खराब होता तो कंपनी मरम्मत के लिए फिर से उसी ठेकेदार को पैसे देकर बुलाती। ये एक तरह का डिजिटल ब्लैकमेल था
जो सालों तक चलता रहा। ये तो वाकई शातिराना है। इन अंदरूनी खतरों के अलावा बाहर से आने वाले हमलों में एक बहुत बड़ा तकनीकी बदलाव आया है, जिसे फाइललेस मालवेयर कहा जाता है। ये आज की सुरक्षा प्रणालियों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। वो कैसे? हार्ड ड्राइव पर मौजूद फाइलों को स्कैन करते हैं और पुराने वायरसों के सिग्नेचर से उनका मिलान करते हैं। लेकिन फाइललेस मालवेयर कोई फाइल हार्ड ड्राइव पर सेव ही नहीं करता। यह सीधे कंप्यूटर की रैम यानी मेमोरी में इंजेक्ट हो जाता है। तो इसका मतलब है कि जब कोई फाइल हार्ड ड्राइव पे है ही नहीं, तो पुराने एंटीवायरस उसे स्कैन ही नहीं कर पाएंगे। वो तो उनके लिए पूरी तरह से अदृश्य हो गया। बिल्कुल। इसे साइबर सुरक्षा की भाषा में लिविंग ऑफ द लैंड कहा जाता है। इसका मतलब है सिस्टम के ही असली और भरोसेमंद टूल्स का इस्तेमाल करके हमला करना। एस्टारोथ मालवेयर इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। तो ये जो एस्टेरोथ है, ये विंडोज के टूल्स इस्तेमाल करता है। हाँ, ये मालवेयर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर पहले से मौजूद वैध टूल्स जैसे पावरशेल या WMI का दुरुपयोग करता है, क्योंकि पावरशेल एक असली और ज़रूरी एडमिनिस्ट्रेटिव टूल है। इसलिए पुराने सिक्योरिटी सिस्टम इसे कोई बाहरी खतरा नहीं मानते और मालवेयर बिना किसी रोक टोक के अपना काम कर जाता है। और इसके अलावा एक्सप्लॉइट्स और जीरो डे वल्नरेबिलिटीज भी तो होती हैं। जीरो डे का मतलब है सॉफ्टवेयर में एक ऐसी खामी जिसका पता उसे बनाने वाली कंपनी को भी नहीं है। निस जैसी संस्थाओं की रिपोर्ट्स बताती हैं कि औसतन एक जीरो डे खामी को सुरक्षा शोधकर्ताओं द्वारा खोजे जाने से पहले हैकर्स करीब 312 दिनों तक चुपचाप इस्तेमाल करते रहते हैं। करीब 1 साल तक। हाँ, तो इन सभी एडवांस तकनीकों को सुनकर एक सवाल दिमाग में गूंजता है कि आखिर ये सब किसी कॉर्पोरेट नेटवर्क या किसी आम कंप्यूटर के अंदर घुसता कैसे है? डिलीवरी का तरीका क्या है? यही सबसे बड़ा सवाल है। और जब हम इन तरीकों पर गौर करते हैं तो पता चलता है कि इंसान का अपना मनोविज्ञान ही किसी भी फायरवॉल से ज्यादा कमजोर है। हैकर सिस्टम की तकनीकी खामी खोजने से ज्यादा इंसानी दिमाग को हैक करना पसंद करते हैं, जिसे स्पीयर फिशिंग और फिशिंग कहा जाता है। वे 3 मुख्य मानवीय भावनाओं का फायदा उठाते हैं: भरोसा, अधिकार और जल्दबाजी। ये एक बहुत ही सटीक विश्लेषण है। हैकर्स ऐसे ईमेल्स तैयार करते हैं जो हूबहू बैंक या कंपनी के CEO की तरफ से आए हुए लगते हैं। इसमें स्पीयर फिशिंग शामिल है, जहां किसी कर्मचारी के सोशल मीडिया से रिसर्च करके उसे निशाना बनाया जाता है। और वेलिंग भी होती है, जिसमें सीधे कंपनियों के बड़े अधिकारियों को फंसाया जाता है। बिल्कुल। वॉइस कॉल के जरिए विशिंग होती है और SMS के जरिए स्मिशिंग की जाती है। और भौतिक दुनिया में टेलगेटिंग होती है, जहां हैकर किसी कर्मचारी के पीछे पीछे चल के बिना ID कार्ड स्वाइप किए दफ्तर के सुरक्षित इलाके में प्रवेश कर जाता है। कि गूगल और फेसबुक जैसी दुनिया की सबसे बड़ी और तकनीकी रूप से उन्नत कंपनियों को भी हैकर्स ने फर्जी इनवॉइस भेजकर $100 मिलियन का चूना लगा दिया था। $100 मिलियन, मतलब गजब ही है। जो कंपनियां दुनिया भर का डेटा सुरक्षित रखने का दावा करती हैं, उनके कर्मचारी भी इन फिशिंग ईमेल्स का शिकार हो गए। और अभी हाल ही में 2025 में एफ्लैक नाम की एक बड़ी बीमा कंपनी में भी ऐसा ही हुआ। हाँ, स्कैटर्ड स्पाइडर नाम के हैकर ग्रुप ने सोशल इंजीनियरिंग के जरिए ही IT हेल्प डेस्क को बेवकूफ बनाकर नेटवर्क में घुसपैठ की और ग्राहकों के बेहद संवेदनशील हेल्थ डेटा चुरा लिए। सोशल इंजीनियरिंग के जरिए धोखा देने के अलावा एक और तरीका है जो तकनीकी रूप से बहुत डरावना है: ड्राइव बाय डाउनलोड। इसमें तो कुछ क्लिक भी नहीं करना होता शायद। बिल्कुल नहीं। इसमें यूजर को किसी फिशिंग ईमेल के लिंक पर क्लिक करने की भी जरूरत नहीं होती। हैकर्स किसी ऐसी वैध वेबसाइट को हैक कर लेते हैं जहां किसी विशेष इंडस्ट्री के बहुत से लोग आते जाते हैं। इसे वाटरिंग होल अटैक भी कहते हैं। ठीक वैसे ही जैसे जंगल में शेर पानी पीने की जगह पर शिकार का इंतजार करता है। तो जब लोग उस वेबसाइट पर जाते हैं तो क्या होता है? जब कोई व्यक्ति उस संक्रमित वेबसाइट पर जाता है तो बैकग्राउंड में एंगलर जैसे एक्सप्लॉइट किट्स बिना किसी आवाज के ब्राउजर की कमजोरियां खोजना शुरू कर देते हैं। अगर कोई भी कमी मिलती है तो बिना कोई परमिशन मांगे मालवेयर चुपचाप सिस्टम में डाउनलोड और इंस्टॉल हो जाता है। तो इस सब का असल मतलब क्या है? हम खुद को बचा कैसे सकते हैं जब खतरे इतने एडवांस हो चुके हैं? कभी फाइललेस होकर रैम में छिप रहे हैं, तो कभी बिना किसी क्लिक के ही बैकग्राउंड में डाउनलोड हो रहे हैं। तो सुरक्षा का वो कौन सा ढांचा है जो हमें इन सब से बचा सकता है? अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो हमें यह समझना होगा कि साइबर सुरक्षा की रणनीतियों में अब एक पैराडाइम शिफ्ट आ चुका है। दशकों पुराने एंटीवायरस अब काम नहीं आ सकते। आज के समय में बिहेवियरल डिटेक्शन और EDR यानी एंड पॉइंट डिटेक्शन एंड रिस्पॉन्स की जरूरत है। मतलब सिर्फ फाइल स्कैन करना काफी नहीं है? बिल्कुल। सिस्टम को ये नहीं देखना है कि फाइल का नाम क्या है, बल्कि ये देखना है कि कोई प्रोसेस कैसा व्यवहार कर रहा है।
क्या कोई कैलकुलेटर ऐप अचानक से नेटवर्क के एडमिन पासवर्ड खंगाल रहा है? जो कि बहुत ही अजीब व्यवहार होगा किसी कैलकुलेटर का। सही कहा। इसी को समझने के लिए साइबर सुरक्षा में मिट्रे ATT एंड CK फ्रेमवर्क का इस्तेमाल होता है, जो दुनिया भर के हैकर्स की हर चाल और तकनीक को समझने का एक ग्लोबल प्लेबुक है। इसी के साथ NIST जैसी सरकारी संस्थाएं ऐसे सुरक्षा मानक और फ्रेमवर्क बनाती हैं, जिन्हें अपनाकर कंपनियां अपने नेटवर्क को मजबूत कर सकती हैं। और इन बड़े फ्रेमवर्क्स के अलावा कुछ ऐसे व्यवहारिक कदम भी हैं जो हर कंपनी और व्यक्ति को तुरंत लागू करने चाहिए। सबसे पहला है मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, यानी MFA का अनिवार्य इस्तेमाल। चेंज हेल्थ केयर वाले मामले की जड़ यही थी कि एक रिमोट एक्सेस पोर्टल पर MFA नहीं लगा था। एक छोटी सी गलती और इतना बड़ा नुकसान। हाँ, इसके अलावा अपने सॉफ्टवेयर और ब्राउज़र को हमेशा अपडेट रखना चाहिए ताकि ड्राइव बाय डाउनलोड और 0 डे वाले खतरों से बचा जा सके। साथ ही कंपनियों को ये मानना होगा कि इंसान हमेशा गलतियां करेंगे, इसलिए सुरक्षा प्रणाली ऐसी होनी चाहिए जो इंसानी गलतियों को बर्दाश्त कर सके। एडमिन अधिकारों को सीमित रखना भी तो इसी का हिस्सा है। बिल्कुल, सिस्टम में एडमिन अधिकारों को बहुत सीमित रखना चाहिए ताकि अगर किसी एक कर्मचारी का कंप्यूटर हैक भी हो जाए तो हैकर पूरे नेटवर्क में न फैल सके। और सबसे अहम बात, जिसका कोई दूसरा विकल्प नहीं है, डेटा का नियमित और पूरी तरह से ऑफलाइन बैकअप लेते रहना। अगर बैकअप एयर गैप्ड और सुरक्षित है तो रैंसमवेयर के हमले के समय किसी भी हैकर को करोड़ों डॉलर की फिरौती देने की नौबत ही नहीं आएगी। यही सबसे बड़ा बचाव है। तो इन सभी रिपोर्ट्स और आज की इस गहरी पड़ताल को समेटते हुए यह स्पष्ट हो जाता है कि मैलवेयर का सफर 1970 के दशक के कुछ कीलॉगर्स से शुरू होकर आज एक वैश्विक साइबर क्राइम इकोसिस्टम में बदल चुका है। हैकर्स अब सिर्फ कोड की खामियों का फायदा नहीं उठा रहे हैं, वो मानव मनोविज्ञान, भरोसे, लालच और डर का भरपूर फायदा उठा रहे हैं। रैंसमवेयर के ट्रिपल एक्सटॉर्शन से लेकर रैम में छिपने वाले फाइललेस मैलवेयर और सिस्टम में बैठे लॉजिक बॉम्ब्स तक खतरे अदृश्य हो चुके हैं, लेकिन उनका प्रभाव पहले से कहीं ज्यादा वास्तविक और भयानक है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। वो क्या? आज के इस दौर में जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उदय हो चुका है, हैकर्स अब AI का इस्तेमाल करके ऐसा पॉलीमॉर्फिक मालवेयर लिख रहे हैं जो हर मिनट अपना कोड बदल सकता है। वे सोशल इंजीनियरिंग के लिए डीप फेक और वॉइस क्लोनिंग का उपयोग करके हमारे करीबियों या अधिकारियों की हूबहू नकल कर रहे हैं। ये तो हम सबने देखा ही है आजकल। तो क्या भविष्य की साइबर सुरक्षा सिर्फ इंसानों को और बेहतर ट्रेनिंग देने पर निर्भर करेगी, या फिर AI के इस बढ़ते खतरे को देखते हुए हमें डिजिटल प्रणालियों में से भरोसे के सिद्धांत को ही पूरी तरह बाहर निकालना पड़ेगा और एक पूर्ण जीरो ट्रस्ट आर्किटेक्चर की तरफ मुड़ना होगा, जहां किसी भी डिवाइस, इंसान या नेटवर्क पर तब तक भरोसा न किया जाए जब तक वो हर बार खुद को साबित न करे? इस पर जरूर विचार कीजिएगा।